तो वेलकम टू स्टूडेंट। आज हम स्टडी करने वाले हैं अपना नया चैप्टर दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन इन प्लांट, राइट। और ये इस चैप्टर का वन शॉट है, ओके, जिसमें हम फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, राइट। तो देखो स्टूडेंट, प्लांट जो होते हैं हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। एनिमल जो होते हैं वो फूड खाते हैं, फूड का डाइजेशन करके ग्लूकोज बनाते हैं, राइट। अब इस ग्लूकोज से जो एनर्जी बनने वाला जो प्रोसेस होता है स्टूडेंट, दैट इज रेस्पिरेशन, राइट। ओके, तो ये जो एनर्जी होती है ये डिफरेंट एक्टिविटी में यूज की जाती है, जैसे डाइजेशन, सर्कुलेशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, राइट। ओके, तो देन ये जो रेस्पिरेशन होता है ना, ये सेलुलर लेवल पे होता है, मतलब कि किसी सेल में हो रहा होगा। जैसे कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक ऑर्गन सिस्टम है, राइट। जो जैसे सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है वो टिश्यू लेवल पे काम करते हैं। ओके, तो रेस्पिरेशन कौन से लेवल पे काम होता है? सेल्यूलर लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे नहीं, टिश्यू लेवल पे नहीं, सेल्यूलर लेवल पे। ओके, राइट। तो लेट बिगिन। सेल्युलर लेवल पे इसलिए रेस्पिरेशन हो रहा है, इसलिए हम उसको बोलते हैं सेल्युलर रेस्पिरेशन, राइट। ओके, और ये जो एनर्जी बनती है स्टूडेंट, इस एनर्जी को एटीपी में ट्रैप करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, राइट। एटीपी के अंदर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो एटीपी होता है इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, राइट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसको बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, क्योंकि सेल की एनर्जी करेंसी है, राइट। इसके अंदर एनर्जी भरी होती है। ओके, और ये किस तरीके से काम करती है वो आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन occurs in all type of cell, whether it is animal cell, whether it is plant cell, whether it is eukaryotic cell, prokaryotic cell, सभी में रेस्पिरेशन वाले जो प्रोसेस होता है वो सेम होता है, ठीक है, एक्सेप्ट वायरस प्राण, ठीक है। तो क्योंकि ये सारी चीज़ क्या होती है, नॉन लिविंग होती है। जब वो किसी लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में आती है तब वो क्या होती है, लिविंग बन जाती है, ठीक है। तो इन सब में रेस्पिरेशन नहीं होता है, जबकि दुनिया की हर टाइप की सेल में रेस्पिरेशन अकर होता है। ओके, देन फिर फोटोसिंथेसिस जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, जैसा कि हमने पढ़ा था। रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है स्टूडेंट? रेस्पिरेशन होता है स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और वो किस तरीके से होगा, क्या क्या मैकेनिज्म होता है स्टूडेंट, लेट्स हैव अ लुक, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो हमारे लाइफ में क्या होगा स्टूडेंट, की जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के अंदर कार्बन के बॉन्ड होते हैं, ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं, राइट। ओके, तो स्टूडेंट हम उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, बहुत सारे टुकड़ों में ब्रेक डाउन कर देते हैं, और फिर ब्रेक डाउन करने को बोलते हैं स्टूडेंट, इसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं। ऑक्सीडेशन जो एनर्जी निकलती है उसको हम एटीपी के फॉर्म में ट्रैप कर लेते हैं स्टूडेंट। ये जो एनर्जी है ना, ये कौन सी एनर्जी है आपको बता दूँ कौन सी एनर्जी है ये। देखो ये जो एनर्जी है स्टूडेंट, ये केमिकल एनर्जी है, ठीक है। अब व्हाट इज केमिकल एनर्जी, लेट्स हैव अ लुक। स्टूडेंट देखो जो एटम होता है, स्टूडेंट, ठीक है, राइट। ओके, जब वो किसी के साथ में जब बॉन्ड बनाता है, ध्यान देंगे, जब किसी के साथ में बॉन्ड बनाता है तब क्या लगती है, एनर्जी लगती है, एनर्जी कंज्यूम्ड। ओके, देन अगर कोई बॉन्ड है और इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो इसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। क्या होती है? एनर्जी रिलीजेस, राइट। तो सुनिए, कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे, ब्रेक डाउन से कुछ एनर्जी लगेगी, उस एनर्जी को हम ट्रैप कर लेंगे किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। और जब वो हमको यूज़ करनी होगी तो हम हमको एटीपी के फॉर्म में यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना। वही बात मैंने जो अभी लिख रखी थी यहाँ पर, वही मैंने यहाँ पर दिखाई है, ठीक है, राइट। इसमें कुछ खास बात नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। जब हम इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, जब इलेक्ट्रॉन डालते हैं तब एनर्जी कंज्यूम होती है स्टूडेंट। ओके, तो स्टूडेंट एनर्जी रिलीज होने को जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है दैट इज ऑक्सीडेशन, ठीक है स्टूडेंट, राइट। स्टूडेंट सारे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नहीं होना, ठीक है, राइट। जैसे कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगी उनका नाम होगा रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट, जो कि रेस्पिरेशन में काम आएंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ऑर्गेनिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट में हम एग्जांपल लेके चलेंगे आगे तक ग्लूकोज का, फिर मैं आपको बताऊंगा फैट, प्रोटीन भी किस तरीके से एटीपी के फॉर्म में हमारे लिए एनर्जी बनाते हैं। ओके, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको सारी चीज़ें समझ में आती जाएगी,
ओके, तो देखो स्टूडेंट, हम एक एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज का, ठीक है राइट। अब देखो स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि अगर हमने एक बार ऑक्सीडेशन कर दिया, रेस्पिरेशन करके, ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्रोडक्ट बन गया, तो बीच में से एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। ऐसा नहीं होता स्टूडेंट, कैसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ठीक है राइट। ओके, होता क्या है स्टूडेंट, देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखो कि हमारे पास में बड़ा सा मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज का, उसको हम किसी और पार्ट में ब्रेक डाउन करते हैं, छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन करते हैं, उससे कुछ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। फिर उस पार्ट को और ब्रेक डाउन करती है, एनर्जी रिलीज होती है। फिर एक पार्ट में डिवाइड करते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और फिर एक पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाता है, प्रोडक्ट का कुछ नहीं होता, डिस्ट्रॉय हो जाता है, या फिर हमारे अदर फंक्शन के लिए काम करता है, ठीक है राइट। बट सुनिए, जो एनर्जी रिलीज होती है ना यहाँ पर, वो ट्रैप कर देते हैं हम लोग एटीपी के फॉर्म में, राइट। ओके, तो सुन, ये कैसी प्रोसेस है, लेट मी टेल यू, ये कैसी प्रोसेस है, एक स्लो स्टेप वाइज प्रोसेस। ओके, एकदम से होता नहीं है स्टूडेंट, राइट। ऐसे बहुत सारी चेन बनती है स्टूडेंट, ऐसे इस तरीके की बहुत सारी चेन बनती है, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को हम ट्रैप करेंगे एटीपी के फॉर्म में। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। आगे बढ़ते हैं, चलो। तो अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, और इसमें हम एग्जांपल लेकर कर लेंगे ग्लूकोज का। बाद में आपको बताऊंगा प्रोटीन और फैट किस तरीके से एटीपी बनाते हैं, यानी कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बनाते हैं, यानी कि एनर्जी बनाते हैं। ओके, तो ग्लूकोज क्या क्या आता है, तो ग्लूकोज की प्रोसेस होती है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होगा वो हम पढ़ेंगे, ठीक है राइट। क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं वो उसका फ्लो चार्ट है मैं आपको बता दूं, ठीक है राइट। ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होकर के हम क्या बनाएंगे, पायरुविक एसिड, ठीक है स्टूडेंट, कैसे ग्लाइकोलाइसिस से। ओके, इसमें जो पायरुविक एसिड होता है, अगर ऑक्सीजन है तो वो अलग प्रोसेस में जाता है, पायरुविक एसिड के साथ में अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो अलग प्रोसेस में जाता है स्टूडेंट, राइट। और ऑक्सीजन के साथ अगर वो जाता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, विदाउट ऑक्सीजन के साथ में अगर वो जाता है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन 3 प्रोसेस होती है, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इन्हीं को हमको डिटेल में पढ़ना है। ओके, बट ये जो विदाउट ऑक्सीजन वाली जो प्रोसेस है स्टूडेंट्स, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये 2 टाइप की होती है, एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और इथेनॉल फॉर्मेशन, ठीक है। मैंने ध्यान देना, मैंने यहाँ पर प्रोसेस बोला कि लिंक रिएक्शन होगी, फिर क्रेब्स साइकिल होगी, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, ठीक है। बट विदाउट ऑक्सीजन में एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 तरीके से पायरुविक एसिड का इस्तेमाल किया जा सकता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड इथेनॉल फॉर्मेशन। जब मैं आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा रहा हूँ तब मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से प्रोसेस होती है। ओके, बट स्टिल नाउ हम स्टडी करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, लेट स्टडी द फर्स्ट पार्ट ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के बाद में हम स्टडी करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन को, फिर हम बाद में स्टडी करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन को। ओके, तो ग्लाइकोलाइसिस क्या है, इसमें कॉमन पार्ट है। कॉमन पार्ट में मतलब देखो, चाहे ऑक्सीजन ना हो चाहे ऑक्सीजन हो, उल्टा बोल दिया, चलो वापस शुरू करते हैं। चाहे ऑक्सीजन हो चाहे ऑक्सीजन ना हो, ठीक है, तो पायरुविक एसिड तो बनना है, यानी ग्लाइकोलाइसिस एक कॉमन पाथवे, इन दोनों का कॉमन पाथवे क्या है, ग्लाइकोलाइसिस है। ओके, दिस इज कॉमन पाथवे, इसको हम ईएमपी पाथवे बोलते हैं। ईएमपी पाथवे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके जो साइंटिस्ट थे एम्डन, मेहरफ एंड टार्नर, ठीक है, तो इन साइंटिस्ट ने ग्लाइकोलाइसिस को डिस्क्राइब किया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो इनके नाम पर ये पाथवे बना हुआ है, ईएमपी पाथवे, राइट। और ये कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। तो ध्यान देंगे लोकेशन कहाँ है ग्लाइकोलाइसिस की, साइटोप्लाज्म। ओके, इसमें ग्लाइकोलाइसिस क्या बोलते हैं, पार्शियल ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। अब सुन देखो यहाँ पर क्या होता है, स्टडी करते हैं ग्लूकोज से। अब जो ग्लूकोज होता है ये किसके फॉर्म में स्टार्ट हो जाता है, सक्रोज के फॉर्म में, सक्रोज के फॉर्म में ट्रांसफर होता है, बट स्टोर जो होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। बट स्टार्च जो होता है वो फिर वापस सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है। सुक्रोज से इन्वर्टेड नाम का एंजाइम होता है जो कि इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ओके, और सुनिए इसमें कोई भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि देखो लॉजिक है ना, अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी तो वो पायरुविक एसिड बन जाता है, ठीक है राइट। विदाउट ऑक्सीजन की जरूरत पहुंची तो पायरुविक एसिड नहीं बनता, ठीक है। पायरुविक एसिड तो दोनों में बनता है, राइट। मतलब कि इसमें नो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन है, यानी ऑक्सीजन का कोई यहाँ पर खास रोल नहीं है। ऑक्सीजन का कहाँ पर खास रोल होगा वो हम समझेंगे आगे बढ़े।
उसमें सबसे पहले हमको ग्लाइकोलिसिस समझने के लिए हमको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जानना जरूरी है, ठीक है। फर्स्ट वी हैव टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इसका एक चेन वाला स्ट्रक्चर है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो सुनिए, आप देखो यहाँ पर अल्डेहाइड ग्रुप है, इस लाइन है, ठीक है, राइट। ओके, ये सर कार्बन है, 6 कार्बन, ठीक है, और 12 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन 6 है। साइक्लिक स्ट्रक्चर इसका ये वाला है, ठीक है। इसकी मैंने नंबरिंग कर दी ताकि हमको आसानी से समझ में आएगा। तो ये नंबर, कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 4 है, कार्बन नंबर 5 है, कार्बन नंबर 6 है, राइट। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हो गया। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में ही एग्जिस्ट करता है ग्लूकोज, ओके। तो अब हमको स्टडी करना है ग्लाइकोलिसिस। तो लेट्स हैव अ लुक। तो देखो, सबसे पहले हमारे क्या होता है, इसमें ग्लूकोज होता है, ठीक है। अब ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर आपको पता ही है स्टूडेंट, ठीक है, राइट। इसमें हम लोग डालते हैं स्टूडेंट, इसमें हम लोग डालते हैं क्या, इसमें हम लोग डालते हैं ग्लूकोज में एटीपी डालते हैं, ठीक है, राइट। तो एटीपी क्या होता है स्टूडेंट, एटीपी कन्वर्ट हो जाता है कि इसमें एडीपी प्लस फॉस्फेट में, ठीक है, राइट। इसमें पहले हमको एटीपी लगानी पड़ती है, 2 एटीपी लगाएंगे तो 4 एटीपी बनेंगे। कैसे बनेंगे हम आगे देखेंगे, ठीक है, ध्यान देंगे। देखो अभी हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। एटीपी, देखो स्टूडेंट, आप खाना बनाते हो तो खाना बनाने में भी एनर्जी खर्च होती है, पर फिर खाना खाने में वो एनर्जी डबल हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही वहाँ पर है, यहाँ पर ग्लूकोज में एटीपी हमको लगानी पड़ रही है शुरू में। तो एटीपी हम प्लस पी में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फेट, एक फॉस्फेट निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब ये फॉस्फेट कहाँ पे जाएगा, ये फॉस्फेट यहाँ पे जाएगा, छतवी वाली पोजीशन पे हाइड्रोजन हट जाएगा और छतवी वाली पोजीशन में यहाँ पर फॉस्फेट लग जाएगा। अब इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, क्योंकि 6 पोजीशन पे ग्लूकोज की 6 पोजीशन पर फॉस्फेट वाला ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब स्टूडेंट फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आइसोमेरेज नाम का एक एंजाइम होता है जो कि आइसोमेराइजेशन करता है और इस ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, फ्रक्टोज में। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ऐसा है, ठीक है। कुछ भी नहीं बदला, यहाँ पर 6 कार्बन पर ही फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है। इसका उद्देश्य ये था ग्लूकोज से फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने का, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन को ऊपर लाना था, ठीक है। एक कार्बन को ऊपर लाने का उद्देश्य था। तो यहाँ पर पहले कार्बन पे यहाँ पर CH2OH आ जाता है फ्रक्टोज में बदलने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक और एटीपी लगाएंगे, एडीपी प्लस फॉस्फेट। अभी फॉस्फेट कहाँ पे जाएगा स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे। एक फॉस्फेट तो यहाँ से यहाँ ये वाला था, ठीक है, एक फॉस्फेट ये वाला होगा, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, क्योंकि 1 और 6 कार्बन पे क्या लगा है, फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए हमको बोलेंगे फ्रक्टोज 1,6 बिट्स फॉस्फेट। आपको आई होप आपने केमिस्ट्री पढ़ रखी होगी, तो आपको नोमेनक्लेचर समझ में भी आ रहा है, ठीक है। अब फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट जो होता है ना, वो टूट जाता है, ठीक है। टूट करके वो 2 मॉलिक्यूल बनाता है, PgAl एंड डिधाप, ठीक है, पागल और एक धाप, ठीक है। इसका नाम क्या है, ग्लिसरॉल डिहाइड्रोक्सी फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। और ये 3 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक है, इसमें फॉस्फेट लगा हुआ है, इसमें फॉस्फेट लगा हुआ है। अब स्टूडेंट होता क्या है, देखो अब हम यहाँ पे समझेंगे। ग्लिसरॉल डिहाइड बन गया, ठीक है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बन गया। आगे बढ़ते हैं, तब देखो अब PgAl के साथ में क्या होता है, ये PgAl क्या करता है स्टूडेंट, PgAl जो होता है हाइड्रोजन निकाल देता है, ठीक है। हाइड्रोजन निकाल के NAD प्लस को NADH बना देता है, ठीक है। इसका रिडक्शन कर देता है, ठीक है। अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। उसका ऑक्सीडेशन हो करके क्या बनाता है यहाँ पर 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पर एक फॉस्फेट जो होता है, एक फॉस्फेट वो निकल जाता है और यहाँ पर ADP वापस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर क्या बनता है, ATP बनता है, ओके। तो यहाँ पर क्या बन गया, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। तो एक 1 वाली पोजीशन पे जब फॉस्फेट निकला तो किस में ऐड हो गया, ADP में ऐड हो गया और बनाया क्या, ATP, राइट। फिर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो कि 3 कार्बन का है वो कन्वर्ट हो जाता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती। बट 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है उसमें से जब वाटर निकल जाता है, तब यहाँ पे क्या बनता है, फॉस्फोनिल पायरुवेट। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं स्टूडेंट PEP, ठीक है, राइट। Then phosphonyl pyruvate, that is PAP, that converted into the pyruvic acid which is give phosphate, ठीक है।
तो यहाँ से क्या निकलता है फॉस्फेट, और ये फॉस्फेट किसके साथ जुड़ जाता है, एडीपी के साथ। एडीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एटीपी में, राइट। ओके, पायरुविक एसिड बन जाता है 3 कार्बन का, ठीक है। अब ये कहानी किसकी थी, पीजीएल की, ध्यान देंगे ये कहानी किसकी थी, पीजीएल की, ठीक है। ढेप के साथ में भी ऐसे ही होगा, कुछ नहीं है, ठीक है। वही का वही मैंने यहाँ पर छाप दिया है, ठीक है। बड़ा मैं आलसी हूँ, ठीक है, क्या कर सकते हैं। देखो इसमें भी वही प्रोसेस है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल क्या बन जाएगा, पायरुविक एसिड। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने एटीपी बन रहे हैं और कितने एटीपी हमने गवाए थे। देखो हमने यहाँ पे कितने एटीपी यूज़ किए थे स्टूडेंट, देखो हमने एक तो यहाँ पे यूज़ किया था, एक यहाँ पे यूज़ किया था, राइट। मतलब हमने कितने एटीपी कंज्यूम किए, 2 एटीपी कंज्यूम किए। बन कितने एटीपी रहे हैं आप देख सकते हैं क्लियरली, कितने एटीपी बन रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो एक एटीपी यहाँ बन रहा है, 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 मतलब 4 एटीपी बन रहे हैं। 2 एटीपी हमने खरीद किए। तो बताओ मुझे कि अगर मैंने 4 रुपये का आम खरीदा, 4 रुपये मैंने आपको दिए और आपने 2 रुपये के आम खरीद लिए, भैया 2 रुपये के आम आते ही नहीं, अरे मान लो 2 रुपये का आम खरीद लिए, तो आपको कितने पैसे बचे रहेंगे। अब आप बोलोगे भैया 2 एटीपी, तो वही तो आया, 2 एटीपी बच गए, ठीक है। मतलब कि नेट जो एनर्जी निकली हमारे पास में वो कितनी निकली, ग्लाइकोलिसिस के बाद में 2 एटीपी निकली। ओके, आगे बढ़ो। देन फ्रेंड देखो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, देखो कुछ नहीं करना आपको, बहुत कुछ करना पड़ेगा, देखो ठीक है ना। ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, फ्रक्टोज 1 6 फॉस्फेट बना, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बना, 1 3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, 2 फॉस्फोग्लिसराइड बना, फॉस्फेनल पायरुवेट बना, फिर पायरुविक एसिड बना। ये वाली अगर पूछे तो आप किसी पंडित को सुना होगी, ठीक है, तो वो यही समझेगा कि साइंस की मतलब मंत्र दिया पड़ा है, ठीक है, राइट। चलो इसको याद कैसे करना है वो हम देखते हैं। देखो सबसे पहले इनको नंबरिंग कर दो, ठीक है, नंबरिंग कर दो। ओके भैया कर दिया, कर दिया नंबरिंग। आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैं अपनी नंबरिंग कर दी। अब देखो 1 2 3 के एंजाइम याद कर लो, कर लियो, कर लियो, ठीक है। अभी जो नाम लिखूंगा ऊपर ये वाले फिर ट्रांसफर रहते, ये नीचे वाले नाम याद करने हैं, ठीक है, ये वाला याद करना है, ठीक है। उसके बाद में ये सारी चीज़ें कैसे होती है वो मैं अभी बताऊंगा, इसकी चिंता तुम मत करना, ठीक है। ध्यान से देखना इधर, इधर देखो 1 से 2 पर 1 और 3 पोजीशन पे क्या हो रहा है, एटीपी से एडीपी बन रहा है। 1 और 3 पे क्या हो रहा है, एटीपी से एडीपी बन रहा है, ठीक है, नो डाउट। और 6 और 9 पोजीशन पे क्या हो रहा है, एडीपी से एटीपी बन रहा है, ठीक है। 6 और 9 पोजीशन पे क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, 6 और 9 पोजीशन पे क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, एटीपी बन रहा है, ठीक है, राइट। अब देखो आप 1 3 जा 3 एटीपी से एडीपी, ठीक है, 3 2 जा 6 3 2 जा 9, ठीक है, एडीपी से एटीपी। इस तरीके से याद रखोगे तो याद हो जाएगा। अगर अदरवाइज आपके पास में कोई सा और भी तरीका है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, याद बताने के लिए, ताकि मैं सबको बताऊं कि आपकी ट्रिक क्या है। ओके, इसका नेट प्रोडक्ट क्या है स्टूडेंट, नेट प्रोडक्ट हमको क्या क्या मिला है यहाँ पर, एटीपी 2 मिले, ठीक है, NADH 1 मिला है, 5 पोजीशन पे NADH बनता है, ये याद करना है, ठीक है। अगर आप 5-6 बार लिखोगे पूरे सच्चे मन से, ठीक है, दिमाग में बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ में अगर 5-6 बार लिखोगे तो आपको पूरी सिक्वेंशियल याद हो जाएगी, ठीक है। 2 एटीपी बनते हैं, एक NADH बनता है, 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। 2 पायरुविक एसिड कैसे भैया, एक पायरुविक एसिड यहाँ बनेगा, एक पायरुविक एसिड यहाँ बनेगा, तो 2 पायरुविक एसिड बन गए, राइट। अब स्टूडेंट हमको देखना है यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में एरोबिक रेस्पिरेशन ये किस तरीके से करता है। पायरुविक एसिड तो बन गया, अब पायरुविक एसिड का आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन क्या होती है, लिंक रिएक्शन जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अभी जो पायरुविक एसिड है विच इज इन कहाँ पे है, यहाँ पर अभी साइटोप्लाज्म में, कहाँ पर है, साइटोप्लाज्म में, ओके। ये कहाँ पे जाएगा, अब माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, ठीक है।
अभी माइटोकॉन्ड्रिया में जाया करता हूँ तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो लिंक रिएक्शन होती है इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब आपको समझ में आना होती है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव होने वाला है पायरुविक एसिड में, राइट। तो इसमें पायरुविक एसिड कोएंजाइम ए, ये क्या है स्टूडेंट, COA कोएंजाइम और NAD+ को मिला करके बनता है। यहाँ पर देखो Mg+2 की प्रेजेंस में पायरुवेट डिहाइड्रोजन की प्रेजेंस में यहाँ बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको बताया था। और ये जो NAD+ है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके ओके देन देखो अभी जो ग्लूकोज है 2 पायरुविक एसिड बन गया, ठीक है, 2 पायरुविक एसिड बन गया राइट। अब मैंने आपको बताया कि एक पायरुविक एसिड से एक एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और NAD+H+ बनता है, राइट। अगर एक पायरुविक एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बन रहे हैं तो एक ग्लूकोज से कितने ये बनेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होंगे, ठीक है। तो 2 एसिटाइल कोएंजाइम, 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 NADH हमको यहाँ पर मिल गए हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल विच इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। और क्रेब्स साइकिल क्यों बोलते हैं इस प्रोसेस को, चूँकि ये हैंस क्रेब्स वाले साइंटिस्ट ने दिया था। ओके और ये क्या है, साइक्लिक पाथवे है, ठीक है। यहाँ पर ATP फॉर्मेशन होता है फॉस्फोराइलेशन के थ्रू, ठीक है। ATP फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉस्फोराइलेशन के थ्रू, मतलब कि एडिशन ऑफ फॉस्फोराइलेशन 2 टाइप के हो सकते हैं, ध्यान देंगे इधर। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, अनदर दैट इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। उसमें ये जो डायरेक्ट ATP बन रही थी ना, ठीक है, ये जो डायरेक्ट ATP बनी थी, ठीक है, ये क्या है, एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। ये क्या है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन डायरेक्ट ATP सिंथेसिस। तो आप बोलोगे भैया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो NADH बना है ये कोई व्यर्थ का नहीं बना है, ये कोई बेफालतू का नहीं बना। देखो यहाँ पर ये जो NADH बना है, ठीक है, और ये जो यहाँ पर NADH बना ये कोई बेकार का NADH नहीं बना, ठीक है। इसमें कितने ATP मैं बताऊँ, तो इसमें है 3 ATP। अब 3 ATP में कैसे कन्वर्ट होते हैं वो हम आगे देखेंगे, पर यहाँ पे आप समझ लिया 3 ATP है और NADH से जब 3 ATP में कन्वर्ट होगा दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो ATP बनती है NADH और FADH2। FADH2 क्या होगा वो हम आगे पढ़ेंगे अभी क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। FADH2 और NADH बनता है, ठीक है। NADH से 3 ATP निकालते हैं हम लोग, FADH2 में 2 ATP निकाल लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन फ्रेंड आप देखो यहाँ पर UL प्रोसेस है वो पूरी लिंक रिएक्शन है, ठीक है ना। पायरुवेट जो पायरुविक एसिड था इससे कोएंजाइम में जुड़ा, NAD जुड़ा, ठीक है, वो कन्वर्ट हुआ किसमें, NADH+H+ में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया और एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्सलो एसिटिक विच इज इन साइक्लिक पाथवे विच इज 4 कार्बन, ठीक है, राइट। ओके आप घबराना मत, कोई याद करने की ट्रिक मैंने आप लिख रखी है, आपको पूरा समझ में आएगा तब मैं आपको उसकी ट्रिक समझा दूंगा ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए, ठीक। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सलो एसिटिक एसिड जो होते हैं वो मिल करके क्या बनाते हैं, सिट्रिक एसिड बनाते हैं, ठीक है, विच इज 6 कार्बन, ठीक है। सिट्रिक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, NADH+ जो होता है वो NADH में कन्वर्ट हो जाता है और सिट्रिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में विच इज 5 कार्बन। ओके अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ में वही कहानी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, NAD+ NADH में कन्वर्ट होता है, GDP से GTP बनता है। यहाँ पे GTP क्या है, वही है ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, राइट। ओके इससे भी ATP बन जाती है, आप इससे टेंशन ना लें, ठीक है। मतलब ये ATP है एक तरीके से आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो होता है इससे क्या बनता है, सक्किनिक एसिड बनता है, ठीक है, विच इज 4 कार्बन, ठीक है। अब सक्किनिक एसिड जो होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है, मैलिक एसिड में। तो यहाँ पर FAD+ से FADH2 बन जाता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा FADH2 कहाँ से आया, FADH2 यहाँ से आया, ठीक है, राइट। बट सक्किनिक एसिड से क्या आता है, यहाँ पर मैलिक एसिड जो होता है, मैलिक एसिड, सक्किनिक एसिड से मैलिक एसिड बन जाता है, मैलिक एसिड से फिर ऑक्सिलो एसिटिक बन जाता है और इसी तरीके से साइकिल रन करती है, दैट इज कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल,
ठीक है राइट। मिल्क एसिड में क्या होता है, NAD प्लस से NADH प्लस H प्लस बन जाता है, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले जो साइक्लेट में नंबरिंग कर लो 1 2 3 देन 4 देन 5। अब ये जो वर्ड है ना, ये सब मैंने आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ ट्रिक। चाइना का शक मलेशिया पर, चाइना जो है वो शक कर रहा है मलेशिया पर, ठीक है राइट। ओके, चाइना तिब्बत पे भी शक करता है बट मलेशिया पर भी शक करने लगा है, ठीक है। तो इस ट्रिक हम याद करेंगे। चाइना से सिट्रिक एसिड, का से अल्फा क्यूटिकुलेटारिक एसिड, शक से सक्रिनिक एसिड, देन मेलोसिया के मेल से मेलिक एसिड, ओ से ऑक्सिलोएसिटिक एसिड। याद हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चाइना जो है वो 6 कार्बन का है सिट्रिक एसिड, उससे कम कर दो 5 कार्बन हो गया, उससे कम कर दो 4 कार्बन। अब यहाँ पर लिमिटेशन याद रखना है कि 4 कार्बन से कम नहीं करना, ठीक है। सारे के सारे 4 कार्बन के ही होंगे, ओके। काफ़ी ये सारे नाम तो याद हो गए। अब देखो इसकी पोजीशन के साथ करनी है 1 और 2 पर, 1 और 2 पर क्या हो रहा है देखो, NADH और CO2 वहाँ पर बन रहा है, ठीक है। दूसरी पोजीशन पर GDP से GTP बन रहा है, ठीक है। तीसरी पोजीशन पर FADH2 बन रहा है, चौथी पोजीशन पर NADH प्लस H प्लस बन रहा है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो। इसको याद करने का और तरीका है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन सुन, अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन किस तरीके से होता है वो अब हम देखने वाले हैं, ठीक है राइट। तो वो कैसे होता है, लेट्स हैव अ लुक। देखो NADH और FADH2 से एटिक बनने वाली जो प्रोसेस है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और फॉस्फोराइलेशन यानी जो फॉस्फोराइलेशन है इसको कौन करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वही मैंने आपको बताया था पहले, ठीक है राइट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखो सुन, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है डबल मेम्ब्रेन होता है, इसके अंदर कुछ क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। तो जो क्रिस्टल होते हैं उसके इनर मेम्ब्रेन पे ये होता है, ओके। तो इनर मेम्ब्रेन का आपको स्ट्रक्चर जानना जरूरी है, इसका फंक्शन भी जानना जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ब्रीफ स्टोरी ऑफ रेस्पिरेशन, थोड़ा सा हम ब्रीफ स्टोरी लेना चाहते हैं रेस्पिरेशन की। तो देखो स्टूडेंट, ये क्या है, हमारे सेल है, ये सेल है, ठीक है। तो ये क्या है, वायलेट कलर का, दैट इज साइटोप्लाज्म, ओके। देन ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। क्योंकि साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा कोई ऑर्गन नहीं होता, ठीक है। उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो ग्लूकोज से यहाँ पर पायरुविक एसिड बन गए 2, ठीक है। NADH और 2 ATP बन गए, ठीक है। अब पायरुविक एसिड जो होते हैं वो लिंक रिएक्शन के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से निकलता है लिंक रिएक्शन से NADH, ठीक है। यहाँ से क्या जाता है, NADH क्रेब साइकिल से 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाते हैं और यहाँ पे बहुत सारा क्या जाता है, NADH जाता है और FADH2 जाता है, ठीक है। अब ये जो NADH या फिर FADH जो देता है ये कहाँ पे जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास में जाता है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ये इसको ATP के फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं। किस तरीके से निकालते हैं, लेट्स हैव अ लुक। तो ETS ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। अब इसकी हम लोग इनर मेम्ब्रेन को झूम करके देखेंगे तो हमको ये वाला स्ट्रक्चर एक नजर आएगा, ठीक है। अब ETS में 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। आई होप ये आपको गिनती आती है अभी तक, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स है इलेक्ट्रॉन कैरियर, हर एक कॉम्प्लेक्स के पास में इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 के पास में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, FMN एंड FES, ठीक है, ओके। देन कॉम्प्लेक्स 2 के बारे में खास जानने की जरूरत नहीं है, वो नीट के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। यूबिक्विनोन, ठीक है। यूबिक्विनोन किसी कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है, ध्यान देंगे इधर। कॉम्प्लेक्स थर्ड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, साइटोक्रोम B, FES, यूबिक्विनोन एंड साइटोक्रोम C1, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 4 में 2 तरीके के होते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3। कॉम्प्लेक्स 4 के पास में एक और चीज़ होती है दैट इज कॉपर आयन, 2 कॉपर आयन होते हैं इनके पास में, ठीक है। तो ये था एक स्ट्रक्चर। और स्टूडेंट इसके नीचे एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज F4F1 पार्टिकल। क्या बोलते हैं इसको, F4F1 पार्टिकल, ओके। तो ये F4F1 पार्टिकल करता क्या है, देखो ये क्या करता है, यहाँ पर ATP से ADP से ATP बनता है,
क्या बनता है यहाँ पर F1 पार्टिकल करता क्या स्टूडेंट, ये ADP से ATP बनाता, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ओके, तो लेट्स हैव अ लुक। देखो, ठीक है, और ये जो दो NADH जो होते हैं, ठीक है, FMN और FES कॉम्प्लेक्स 1 पर NADH जाकर के घुसता है, NADH जाकर के घुसता है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स 2 पर FADH2 जाकर के घुसता है, ठीक है। दो NADH जब अंदर जाते हैं तो क्या होता है, 2 NAD प्लस बनते हैं, 2 प्लस बनता है और 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, राइट। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन का कुछ नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, इन 2 प्लस को अंदर ले लेते हैं इनर मेम्ब्रेन में, ठीक है, राइट। इनर मेम्ब्रेन में ले लिया जाता है इसको, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पे जाएंगे स्टूडेंट्स, यूवी किरण के पास में जाएंगे, ठीक है। जैसे ही ये यूवी किरण के पास में आते हैं वैसे ही एक और प्लस कहाँ पर चल जाता है, इनर मेम्ब्रेन में चल जाता है, ठीक है। फिर साइटोक्रोम थर्ड में जाता है इलेक्ट्रॉन, कहाँ पे जाएगा, साइटोक्रोम थर्ड में जाएगा, राइट। तो साइटोक्रोम थर्ड में जाएगा, साइटोक्रोम थर्ड भी क्या करता है, एक प्लस को बाहर से अंदर ले लेता है, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स 4 पर क्या करता है कि जो 8 प्लस है वहाँ पर ये रिएक्शन होती है, 2 8 प्लस हाफ O2, स्टूडेंट ध्यान देंगे यहाँ पर ऑक्सीजन का नीड पड़ रहा है, ठीक है, राइट। ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, ऑक्सीजन बन रहा है और ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन मिल करके क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं। और ये जो पानी है इसका नाम होता है मेटाबॉलिक वाटर, ठीक है स्टूडेंट। जब आप प्यासे होते हो, जब आपका पानी नहीं मिलता तब यही मेटाबॉलिक वाटर काम आता है बॉडी के अंदर, जो कि बॉडी से खुद से बनता है, ठीक है, राइट। तो यहाँ से 2 प्लस बाहर आ गई। अब होता क्या है, यहाँ पर बहुत सारा 8 प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, यानी कि प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन जाता है, बाहर बन जाता है, मतलब अब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है अंदर, ठीक है। तभी तेज़ी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब ये जो F1 पार्टिकल है यहाँ से गेट खोलता है और यहाँ से सारे 8 प्लस यहाँ से निकल जाते हैं। तो जब यहाँ से 8 प्लस निकलते हैं तब ये F1 पार्टिकल यहाँ से टर्न करता है और यहाँ पर ADP से ATP बनता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक NADH से 3 ATP बनते हैं और एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं, ठीक। दैट इज मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर समरी ऑफ रेस्पिरेशन, ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए, ताकि आपके माइंड में एक इमेज बन जाए किस तरीके से क्या क्या मैकेनिज्म हो रही है, और नंबर के साथ मैं आपको बताऊंगा क्या क्या यहाँ पर बन रहा है। देखो, जब ग्लाइकोलिसिस हुई थी स्टूडेंट, क्या होती है, जब ग्लाइकोलिसिस हुई थी, जब ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बने थे तब 2 NADH बने थे, ठीक है, और 2 ATP बने थे। 2 NADH से एक NADH से 3 ATP बनते, तो यहाँ पर 2 NADH से कितने बनेंगे, 6 ATP बनेंगे, और 2 ATP हमारे पास में इसी से बने थे, राइट। तो हमारे पास में कितने ATP बनेंगे, 8 ATP यहाँ से हो गए। प्लीज़ नोट, यहाँ पर 8 ATP हमारे पास कहाँ से आ गए, ग्लाइकोलिसिस से आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर लिंक रिएक्शन में क्या होता है, 2 पायरुवेट घुसते हैं, एक कोएंजाइम ए घुसता है, एक NAD प्लस घुसता है, ठीक है, राइट। देन 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनते हैं और 2 NADH बनते हैं। 2 पायरुवेट है तो 2 मल्टीप्लाई कर लेना आप, ठीक है, राइट। यहाँ पर 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनते हैं, ठीक है, और 2 NADH बनते हैं। 2 NADH से एक NADH से 3 ATP बनते हैं, 2 NADH से कितने ATP बनेंगे, 6 ATP बनेंगे। 6 ATP यहाँ पर बन चुके हैं, ठीक है। अब क्रेब साइकिल पर आते हैं। क्रेब साइकिल में 2 एसिटाइल कोएंजाइम से यहाँ पे क्या क्या बनता है, देखो, 3 NADH, एक FADH2 और एक ATP बनता है। जो GTP था उसको ATP में हम कन्वर्ट बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक NADH से 3 ATP बनता था, 3 NADH से कितने ATP बनेंगे, 9 ATP बनेंगे। एक FADH2 से कितने ATP बनेंगे, 2 ATP बनेंगे। 9 + 2 + 1 12 ATP, ठीक है, राइट। और यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम 2 बार क्रेब साइकिल में राउंड कर रहा है, तो एक साइकिल का इतना हुआ 12 ATP, तो 2 साइकिल कितना होगा, 24 ATP, ओके। और अगर आप इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो आपको यह आंसर आ जाएगा 38 ATP, यानी कि एक बार रेस्पिरेशन करने पर हम कितनी ATP मिलती है, 38 ATP मिलती है। आगे बढ़ते हैं। तो सुन, देखो, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ग्लूकोज जो था उसको हमने रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट के रूप में एग्जांपल दिया था, बट कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ये सारे भी काम आते हैं, तो उनको भी हम देख लेते हैं। देखो, तो ये पूरी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस हो रही है, ठीक है। पायरुवेट यूनिट बन रहा है, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, एसिटाइल कोएंजाइम से क्रेब साइकिल चलेगी, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा। वाटर कहाँ से निकलता है, ETA से निकलता है, जब हमने देखा, राइट। देन स्टूडेंट यहाँ पर क्या आता है, जो फैट होता है,
फैट किस में कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है, और वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से रिएक्शन फास्ट हो जाती है। ठीक है, बट प्राइमरीली यहाँ पे क्या यूज होता है, ग्लूकोज। फिर अगर ग्लूकोज खत्म हो गया फिर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की बारी आती है। फिर अगर ये भी खत्म हो गया पूरी बॉडी में से तो फिर इसकी बारी आती है। ठीक है, विच इज कन्वर्टेड इनटू द पायरुविक एसिड। ठीक है, ओके। वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जो होता है वो डाइहाइड्रोक्सी एसिटिलीन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल DH3 फॉस्फेट में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी मैकेनिज्म थी फैट और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की, इसलिए मैंने आपको बाद में बताया फैट और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की, क्योंकि ग्लूकोज की जो कहानी थी वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड इथेनॉल फॉर्मेशन। स्टूडेंट एनारोबिक रेस्पिरेशन में पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट आप सोचोगे कि विदाउट ऑक्सीजन अगर काम चल रहा है तो हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन क्यों नहीं होता, एरोबिक रेस्पिरेशन की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि स्टूडेंट एनारोबिक रेस्पिरेशन में लेस देन 7% ऑफ एनर्जी निकलती है देन एरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में जितनी एनर्जी निकलती है उससे 7 गुना कम एनर्जी हम रिलीज कर पाते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन से, राइट। तो हमको तो घाटा हुआ ना, राइट। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और इथेनॉल फॉर्मेशन हम पढ़ने वाले हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं एनारोबिक रेस्पिरेशन एक इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है। आगे बढ़ते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इथेनॉल फॉर्मेशन को हम साथ में पढ़ेंगे। देखो ये लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, कुछ बैक्टीरिया में होता है, जैसे कि लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस में क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, राइट। और जो हमारी ह्यूमन की जो मसल सेल होती है, जब आप दौड़ रहे होते हैं, जब बहुत तेज दौड़ रहे होते हैं, जब हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब क्या होती है, हमारी मसल सेल क्या यूज़ करती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन यूज़ करती है, जिसकी वजह से पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। ठीक है, पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट, पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और लैक्टिक एसिड कन्वर्ट होते ही यहाँ पर NADH से NAD+ बन जाता है। ठीक, और कुछ एनर्जी रहती है जिसको हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, लैक्टेट डिहाइड्रोजन है। लैक्टेट डिहाइड्रोजन यहाँ पे एक एंजाइम यूज होता है जो कि पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ओके, इथेनॉल फॉर्मेशन कहाँ पे यूज होता है, ईस्ट में यूज होता है। ईस्ट को क्या बोलते हैं, सेक्रामाइसिस साइंटिफिक नेम होता है। पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू द इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड। ठीक है, और इसमें 2 एंजाइम लगते हैं, एक अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, एक पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। ठीक है, और इसमें भी NADH से NAD+ बन जाता है, जिसकी वजह से क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। प्लीज़ नोट, अल्कोहल बनता है। और अल्कोहल जो होता है वो अगर 13% से ज़्यादा वैल्यू अगर रीच कर जाए, 13% से अगर कंसनट्रेशन का ज़्यादा बढ़ गया है तो ये पॉइजन की तरह काम करता है इसकी बॉडी में, और इसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है, डेथ स्टेज होता है, वो मर जाता है। ठीक है, और जब हमें जब मसल जब एनारोबिक रेस्पिरेशन कर लेती है तब लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड क्या करता है, हमारे मसल को क्या कर देता है, आपने यह एक्सपीरियंस किया होगा, मसल को क्या कर देता है, फैटिक कर देता है, यानी कि मसल क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, तो ब्लॉक क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है। एनर्जी तो निकल रही होती है, राइट, बट लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन के कारण मसल ब्लॉक हो जाती है, इसकी वजह से हम मूवमेंट नहीं कर पाते, राइट। तो सुन, यहाँ पर एनर्जी कहाँ निकली, सुन, वो जो एनर्जी है वो किस तरीके से निकलती है, देखो, क्योंकि ये सारा इंटरकनेक्टेड है। देखो मैं आपको शुरू से बताता हूँ, ठीक है, ध्यान देंगे तो। देखो अगर मान लें ऑक्सीजन है ही नहीं, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ पर ETS नहीं होगी। और अगर ETS नहीं हुई, अगर ETS नहीं हुई स्टूडेंट, तो ETS स्टॉप हो जाएगी। ठीक है ना, अब ETS स्टॉप हो जाएगी तो यहाँ पर दो NADH को कौन कन्वर्ट कर रहा था, NAD+ में, ETS ही कन्वर्ट कर रहा था। और ये 2 NAD+ कहाँ पे जाते हैं स्टूडेंट, ये 2 NAD+ जाते हैं कहाँ पर, ये यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं। ये जो NAD+ आ रहा है ना, ये कहाँ पे, कहाँ से आ रहा है, कि जादू से आ रहा है, नहीं यार। ठीक है, वही साइकिल चल रही है बार बार, 2 NAD+ यहाँ से आ रहा है। अगर ETS बंद हो गई बिना ऑक्सीजन के कारण, ठीक है, तो यहाँ पर NAD+ नहीं बनेगा। NAD+ नहीं बना तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर NAD+ नहीं बनेगा। ठीक है, और NAD+ नहीं बना, यहाँ पर NAD+ है ही नहीं, यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस भी रुक जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि पायरुविक एसिड जो होता है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में,
यहाँ पे पारुविक एसिड बनता है, पारुविक एसिड किससे कैसे कन्वर्ट हो जाता है, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और लैक्टिक एसिड क्या करता है स्टूडेंट, लैक्टिक एसिड क्या करता है, देखो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया तो NADH जो होता है वो NAD+ में कन्वर्ट हो जाता है, NAD+ में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो NAD+ बना है, स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये जो NAD+ बना है ये कहाँ पे जाता है, देखो ये 2 NAD+ यहाँ पे जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जाने के बाद में ये ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यू करता है। ग्लाइकोलाइसिस कितने ATP बनते हैं, मैंने आपको बताया 2 ATP बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ATP तो बन रहे कम से कम, 2 ATP से एनारोबिक रेस्पिरेशन में काम चलता है। तो आप देख सकते हो कितनी कम ATP बनते हैं। अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारे पास 38 ATP बनते हैं, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में खाली 2 ATP एक बार में बन रहे, वो भी लैक्टिक एसिड के साथ में, इथेनॉल के साथ में, विच इज पॉइजन, राइट। अब हम पढ़ने हैं यहाँ पर रेस्पिरेटरी क्वेश्चन RQ। रेस्पिरेशन क्वेश्चन क्या होता है, लेट्स हैव अ लुक। देखो स्टूडेंट, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन कंज्यूम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, राइट। इसका जो रेशियो होता है वॉल्यूम का, इनका जो वॉल्यूम कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ, कितना ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ, उसका जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। और रेस्पिरेटरी क्वेश्चन जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, कि कौन सा सब्सट्रेट ज़्यादा इफिशिएंट, ठीक है, राइट। तो RQ का फॉर्मूला निकाला इन्होंने, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर है, ध्यान देंगे स्टूडेंट, ठीक है, और ऑक्सीजन कहाँ पर है, नीचे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, ठीक है। और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, देखो कार्बन रिएक्शन होती है, ठीक है, 6 ऑक्सीजन डालते हैं तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं, ठीक है। तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकले, 6, और कितना ऑक्सीजन कंज्यूम किए, 6, तो यहाँ पे कितना RQ है, 1। यानी कि कार्बोहाइड्रेट का जो RQ यानी कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन थे वो क्या है, 1, ठीक है। ऐसे कंपाउंड रहता है, ऑर्गेनिक एसिड नहीं होता है, ट्राइपामाटीन। ट्राइपामाटीन में क्या होता है, ट्राइपामाटीन का फॉर्मूला ये रखेंगे स्टूडेंट, ठीक है, राइट, ओके। इसको आपको याद करना है। तो इसमें 102 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनते हैं और 145 ऑक्सीजन में कंज्यूम होती है, ठीक है। तो यहाँ इसका आएगा 0.7, तो 0.7 इसका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है। फीड का जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है <1 होता है, प्रोटीन का 0.9। ये भी एनसीईआरटी में लिख रहेगा पर नजरें नहीं जाती है, ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हुआ, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।